हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप सभी आदमी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पहले पढ़े हैं तो कृपया आंसर देने की कोशिश करें। और यदि आपको अंत में वीडियो बढ़िया लगे तो आप लोग कमेंट पक्का कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना दोस्त मत भूलिएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिएगा। कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कौन से देश से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, आपका यही क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्त, आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग का देश का जो नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह बात याद रखिएगा। हम लोग का जो नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए दोस्त। तो आपको बता देते हैं कि भाग 3 में हम लोग का मौलिक अधिकार है और भाग 4 में हम लोग का नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में है नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 के ही पार्टनर साहब क में है आपका मौलिक कर्तव्य। यह तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह बात आना चाहिए। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, यही आपको बताना है। तो आपको दोस्त हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग का संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 36 से 51 अनुच्छेद के तहत दोस्त यह नीति निर्देशक तत्व है। चलिए, अगला क्वेश्चन। तो भारत का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? वह कौन सा भाग है जो संविधान हम लोग का बना रहे थे, वो बनाने वाला का दिमाग क्या सोचता था, उनका उद्देश्य क्या था, ये सब चीज़ को दर्शाता है। भारत का वह कौन सा भाग है? वह कौन सा भाग है जो भारतीय संविधान बनाने वालों के दिमाग को पढ़ता था, मतलब बस उनके नेचर को, उनके उद्देश्य को दर्शाने वाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दरअसल राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह बताने के लिए काफ़ी उपयुक्त है कि हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनका उद्देश्य क्या था, उनका सोच क्या था। तो चलिए, अगला क्वेश्चन तो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? कौन कौन से सिद्धांत अंतर्निहित है, आप लोग को आंसर देना है। सब लोग आंसर कमेंट कीजिए दोस्त। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक अनुच्छेद में है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसमें आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, यह सब है दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत सब है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर कौन सा उद्देश्य था जिससे कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान में डाला गया, आयरलैंड के संविधान से लेकर के अनुच्छेद 36 से 51 तक बनाया गया? तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि मेन उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही हमारे देश के निर्माताओं का, संविधान निर्माताओं का मेन उद्देश्य था, जिसके चलते आयरलैंड के संविधान से आपका यह पटना साहब उठा करके अनुच्छेद 36 से 51 में डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सब आदमी। तो कहता है अगला क्वेश्चन कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। बस आपका कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना।
तो यहाँ पार्टनर साहब हम आंसर दे सकते हैं सामाजिक। देखिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ कह सकते हैं इसका आंसर, देखिए एक सेकेंड, इसका आंसर यहाँ कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहा। बताइए, राजनीतिक लोकतंत्र पार्टनर साहब यह कभी ना होता है कि हमें मतलब राजनीतिक लोकतंत्र, देखिए सामाजिक लोकतंत्र नहीं भाई साहब, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब एक ऐसा लोकतंत्र जहां सामाजिक रूप से वह लोकतंत्र मजबूत हो, वह लोकतंत्र आर्थिक रूप से मजबूत हो, वह लोकतंत्र वह राज्य कल्याणकारी हो। यही नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मेन उद्देश्य है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन समझिएगा सर में ध्यान से, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। मतलब वह कौन से ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक किया है। मतलब सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है, बैंक का चेक, नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक का चेक कौन कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग एग्जाम में पार्टनर साहब पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वह कहने वाले हैं केटी शाह। केटी शाह दरअसल नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक का चेक के रूप में वर्णन किए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया। मतलब मौलिक अधिकार तो प्रभावशाली था ही था, ऐसा कौन सा संशोधन किया गया जो मौलिक अधिकार से ज़्यादा नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावशाली बना दिया गया। तो दोस्त आपको बता देते हैं हम लोग का 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान के भी नाम से जानते हैं, जो 1976 में पार्टनर साहब यह संशोधन किया गया था। इसमें काफ़ी संविधान में उलटफेर किया गया था। इस संशोधन के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के मौलिक अधिकार की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी आर्थिक अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए, स्थापित करने के लिए कौन सा अंग प्रेरणा देता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए नीति निर्देशक तत्व। भाई जब नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहेगा, लेकिन ये सब याद रहना चाहिए। मतलब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आए तो इसका आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो वह अंग है नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। देखिए तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किस में। तो नीति निर्देशक तत्वों में, पहले भी आ चुका है भाई। अब तो आप आंसर मारिए, बार बार पढ़ना है, बार बार। कितना क्वेश्चन आएगा भाई साहब। देखिए अगर हम कोई बुक पढ़ेंगे तो उतना देर में पता नहीं याद हो पाएगा कि ना हो पाएगा। देखिए हम बार बार, अभी जस्ट आया था कल्याणकारी, सामाजिक, आर्थिक, यह सब उद्देश्य था नीति निर्देशक सिद्धांत का, सब का सब। 36 से 51 में पार्टनर साहब इसको वर्णित किया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केटी शाह इससे बैंक का चेक बोले थे। अब यही सब इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो आपको बता देते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यह वाद योग्य है, मौलिक अधिकार है, लेकिन वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है पार्टनर साहब नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। जो उसमें क्रियान्वयन है, जो उसमें काम काज है, वह किस पे निर्भर करता है। तो दोस्त सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर,
नीति निर्देशक में जो भी कामकाज होगा वह किस पे डिपेंड करता है, तो सरकार के पास जो भी संसाधन उपलब्ध रहेंगी, अगर संसाधन ज़्यादा उपलब्ध रहेगी तो ज़्यादा कल्याणकारी किया जाएगा, ज़्यादा कल्याण रूपी काम किया जाएगा, ज़्यादा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, ज़्यादा समाजवादी अर्थव्यवस्था बनेगी। लेकिन पार्टनर साहब वह इस संसाधनों पर डिपेंड करता है नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन। चलिए अगला क्वेश्चन तो कहता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, हम लोग का मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सुनिएगा, मूल अधिकार वाद योग्य होता है, अभी जस्ट आता है, और राज्य देखिए जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं है। देखिए मेरे भाई, तुरंत इसके पहले आया था क्वेश्चन, यहाँ देखिए कि वाद योग्य नहीं है, तो वाद योग्य कौन नहीं है भाई साहब, तो नीति निर्देशक तत्व वह वाद योग्य नहीं है। और यह जो पार्टनर साहब मूल अधिकार वह वाद योग्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि जो हम लोग का मौलिक अधिकार है वह वाद योग्य होता है, और जो हम लोग का नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं होता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से एकदम पक्का पक्का बन जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन तो कहता है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह एक दूसरे के पूरक हैं, यह एक दूसरे के पूरक है पार्टनर साहब, ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ से उठता है आपका, एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक, एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श वर्णित है। मतलब कल्याणकारी राज्य के जो निर्देश आदर्श वर्णित है, कहाँ वर्णित है भाई साहब, तो वह वर्णित होगा नीति निर्देशक तत्व में। एक मतलब कल्याणकारी राज्य होगा, उसका जो निर्देश है, जो उसका आदर्श है, जो उसका पार्टनर साहब रूल है, वह कहाँ बनाया गया है, तो वह नीति निर्देशक तत्व में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि मतलब अगर हम नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी कार्य का वर्णित किया गया है, अगर वह कार्य हम करते हैं तो क्या हमारे मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो हाँ पार्टनर साहब, कुछ का हनन हो सकता है, कुछ का नहीं भी हो सकता है, कुछ का हनन हो सकता है, कुछ का हनन नहीं भी हो सकता है। तो वही बात है, कुछ का हनन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन तो कहता है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। जो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको प्रोत्साहन देना कहाँ पार्टनर साहब सन्निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। एसएससी क्वेश्चन यह पूछ चुका है कि जो हमारे संविधान में इंटरनेशनल सुरक्षा है उसको प्रोत्साहन कौन देता है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व देता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक खाली मतलब खाली स्थान, आपको बोलना है इसका आंसर क्या होगा। तो पार्टनर साहब, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है कि समान काम के लिए समान वेतन संविधान में रहना चाहिए। संविधान में ही लिख दिया गया है, यह नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन कर दिया गया है कि हमारे देश में अगर काम समान रहेगा तो उसका वेतन समान रहना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का ही एक अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन तो कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भाग में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। मतलब कौन से भाग में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, कि सातवीं तालिका में, कि निर्देशक सिद्धांत में हमारे न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। वह कौन सा भाग है, कौन सा पार्टनर साहब जिसमें यह प्रावधान है, तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। यह भी क्वेश्चन देखिए क्या क्या ना यहाँ से आ गया पार्टनर साहब, बहुत कुछ आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन तो, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस
मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो वही भाई साहब, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आप तो कभी से अब पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल बात है, आखिर कौन से उद्देश्य के लिए शामिल किया गया था तो एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना हो। देखिए तो अगला क्वेश्चन, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग भाषा से पार्टनर साहब, यही लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, उसी में पार्टनर साहब उठा के आपको हम पढ़ा रहे हैं। आशा करते हैं आप सब आदमी ना अब आंसर पक्का मार पाएंगे। कहता है कि मतलब कौन से भाग्य में जो राज्य का कल्याण की संकल्पना है कि राज्य का कल्याण होगा, उसकी संकल्पना कहाँ सम्मिलित है भाई साहब, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही संकल्पित है। तो चलिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी न्याय, यह सब आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में ही था। आर्थिक न्याय, देखिए आर्थिक, सामाजिक, कल्याणकारी सब यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही शामिल है। दोस्त अगला क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं आप लोग कितना आंसर अब बोल पाते हैं। आपका तो बहुत अब आंसर बोल पाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी बढ़िया है। तो पार्टनर साहब, नीति संपत्ति की संपत्ति है, तो क्वेश्चन दरअसल दिखाई ही नहीं दे रहा है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है पार्टनर, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यानी चारों ऑप्शन में से 3 गो निर्देशक सिद्धांत में शामिल हैं, एक शामिल नहीं है, उसी को बताना है कौन शामिल नहीं है। तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास यह निर्देशक सिद्धांत में नहीं बताया गया है। इसका उल्लेखन, इसका वर्णन हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास। आगे देखिए, परोपकार के स्तर को ऊंच उठाना है, कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ाना, जो कमजोर श्रेणी में है उनके आर्थिक हित को बढ़ाना यह भी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। पार्टनर साहब देखिए जस्ट ऊपर में आया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पार्थक्य मतलब पृथक रहेगी, अलग रहेगी, उसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है कि हमारी कार्यपालिका हमारी न्यायपालिका से अलग रहेगी। तो यह तीनों का है, बाकी वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। मतलब वैसा कौन सा चीज़ जो निर्देशक सिद्धांत में है और मूल अधिकार में नहीं है, वही आप लोग को आंसर बताना है। तो सुनिएगा ध्यान से, अस्पृश्यता का उन्मूलन यह भी पार्टनर साहब दोनों में है, आने जाने की स्वतंत्रता यह भी दोनों में है, धर्म की स्वतंत्रता यह भी दोनों में है, लेकिन कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन ही दोनों में नहीं है। यह हमारे निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, लेकिन यह मौलिक अधिकार में कहीं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग के बारे में नहीं बताया गया है। तो हमारे मौलिक अधिकार में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन नहीं है, लेकिन हमारे निर्देशक सिद्धांत में है। अगला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। मतलब कौन से सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। ग्राम पंचायतों का जब स्थापना किया गया था दोस्त, तो उसी समय नीति निर्देशक सिद्धांत को समाजवादी माना गया था, ग्राम पंचायतों का स्थापना करना। और आपको हम बता देते हैं कि यह नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसमें अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद जो 40 है दोस्त, वह ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद जो 40 है वह ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन, तो कहता है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। गांधीवादी सिद्धांत, शायद गांधीवादी ही दोस्त लिखा गया है, हाँ, जिससे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्त देखिएगा ध्यान से, वह सिद्धांत है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। स्वशासन के प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायत का जो संगठन है, इसे गांधीवादी सिद्धांत के रूप में
उल्लेखित किया गया है, जो निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित किया गया है 36 से 51 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा गया है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन को गांधीवादी सिद्धांत के रूप में उल्लेखित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आखिर जो इसका महत्व है वो किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए? तो यह राज्य के लिए है। जो भी हमारे निर्देशक तत्व है इसका ज़्यादा महत्व राज्य के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा महत्व। तो अभी तो पार्टनर साहब 35 का ए याद है, जम्मू कश्मीर में पार्टनर साहब 35 का इसको हटा दिया गया है, तो इसमें ज़्यादातर राज्य को ही बेनिफिट दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 35 का ए जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है? तो वह है गोवा। हमारे देश गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, इस बात को ख्याल रखिएगा, समान नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है। मतलब हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क में पढ़ने की शिक्षा देने की पार्टनर साहब आशा की जाती है, उसमें वर्णन किया गया है। यह आप लोग को आंसर पक्का बताना चाहिए। 14 साल तक के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को बिना पैसा के स्कूल में निःशुल्क पार्टनर साहब शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से मित्र है? मतलब कैसे पूरक हैं? अभी जस्ट आया था कि मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो आखिर किस अधिकारों से पार्टनर साहब पूरक हैं, इस मित्र हैं, यही आपसे पूछना चाहता है। तो वह है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। पार्टनर साहब वही बात, मूल अधिकार वाद योग्य है लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। यानी जो हम लोग का सिद्धांत है वह परिवर्तनीय नहीं है और मूल अधिकार परिवर्तनीय है। यही पार्टनर साहब इसी तरह से दोनों अपने में मित्र हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? मतलब कौन सा ऐसा संशोधन किया गया था जिसमें टकराव की दशा में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अभी जस्ट ऊपर में आया था कि पार्टनर साहब ऐसा कौन सा संशोधन है जो नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार से ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है? तो वह 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए अगला क्वेश्चन तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दरअसल हम लोग तो कभी से पढ़ रहे हैं कि जो कल्याणकारी राज्य है वह नीति निर्देशक तत्व में ही वर्णित है। तो वह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया है कि हमारे देश में एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना किया जाएगा। इसीलिए इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया था, सिद्धांतों को बनाया गया था। तो अनुच्छेद 38 में है दोस्त। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? समान न्याय मतलब सब आदमी को, सब नागरिक को समान न्याय मिले, और निःशुल्क विधि सहायता माने जो कानून का सहायता वह निःशुल्क किया जाए, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 39 के ए में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 38 कहता है कि हमारे देश में एक कल्याणकारी राज्य होगा। अनुच्छेद 39 का ए कहता है दोस्त,
अनुच्छेद 39 का ए कहता है कि हमारे देश में नागरिकों को समान न्याय मिलेगा, उन्हें निःशुल्क विधि सहायता प्रदान किया जाएगा, यह अनुच्छेद 39 का ए कहता है। और 35 का ए जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 40 दोस्त ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखिए तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आ गया ना भाई साहब, हम लोग कभी से पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 हमारे देश में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश यह नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लिखित है और अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने को बात कही गई है कौन से अनुच्छेद में? एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है कौन से अनुच्छेद में? एक समान सिविल संहिता, तो वह कही गई है अनुच्छेद 44 में। देखिए यह सब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है दोस्त, भूलिएगा मत। 35 ए जम्मू कश्मीर से संबंधित है। देखिए ध्यान से, 35 से जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्त। एक बार थोड़ा ऊपर से और आपको हम बता देते हैं, आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, कहता है कि कल्याणकारी राज्य हो, कल्याणकारी राज्य कौन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 38 में। कहता है कि निःशुल्क विधि सहायता समान न्याय अनुच्छेद 39 के ए में। 39 के ए में निःशुल्क विधि सहायता और समान न्याय कल्याणकारी राज्य अनुच्छेद 38 में। समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 में। अगला पार्टनर साहब क्वेश्चन कहता है कि बता दीजिए ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में। तो यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, इस 37 क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएं। आप लोग का यदि वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ मेरे भाई कमेंट पक्का कीजिएगा और जाते जाते लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।